हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत का पार्ट टू। कौन सा? पार्ट टू। कल की क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा था एसी थ्योरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसी थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हरियाणा एलएमएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस बैच से लगातार जुड़े रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा था हमने कल? जिस धारा की दिशा और मान एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती है उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार की होती है। साइन वेव होती है, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव। ये साइन वेव है, ये स्क्वायर वेव है, ये सॉटूथ वेव है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में हमें क्या है, साइन वेव को पढ़ना पड़ता है, साइन वेव को ही आधार मानकर चलना पड़ता है। ठीक है, और पढ़ा था ये देखिए, ये है साइन वेव है, जैसे ये होती है साइन वेव। ये जो इसका मैक्सिमम है इसको वीएम कहते हैं या फिर आईएम कहते हैं। ये इसका माइनस में मैक्सिमम मान होता है, माइनस में मैक्सिमम। और जो ये बीच वाली रेखा है ये जीरो पर है, जीरो के अंक को दर्शाती है। ठीक है, और ये एंगल को कौन सा एंगल है, 180 डिग्री है। ये 360 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, कल हमने ये सब कुछ पढ़ा था, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिश धारा में क्या क्या अंतर बताया था। जो एसी है उसकी धारा का परिमाण व दिशा का मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। हर समय जो है इसका मान और दिशा बदलती रहती है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, डीसी का जो मान है, मान और दिशा वो समय के साथ नियत रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और एसी की जो फ्रीक्वेंसी है भारत और ब्रिटिश में तो 50 हर्ट्ज होती है और अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है। डीसी की कोई आवृत्ति नहीं होती, डीसी की आवृत्ति शून्य होती है। ठीक है, इसमें संचरण तथा वितरण यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वोल्टता को कम या ज्यादा ट्रांसफार्मर की मदद से किया जा सकता है। और डीसी में वोल्टता को बढ़ाने के लिए तो डीसी श्रेणी जनित्र यानी कि डीसी सीरीज जनरेटर का यूज किया जाता है, और कम करने के लिए प्रतिरोधों के समूह का प्रयोग किया जाता है। एसी में जो पावर है, शक्ति है, P बराबर VI कोस फाई होती है। कोस फाई यहाँ पर पावर फैक्टर को दर्शाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और डीसी में जो पावर है P बराबर VI होती है। डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं होता है। ठीक है, इसको एक जगह स्टोर नहीं किया जा सकता। एसी जो है, एसी करंट को एक जगह स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, उसको जनरेट करते ही यूज करना पड़ता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता, सेल व बैटरी में स्टोर किया जा सकता है डीसी को। एसी से इलेक्ट्रोप्लेटिंग व बैटरी चार्जिंग नहीं की जा सकती, लेकिन डीसी से इलेक्ट्रोप्लेटिंग व बैटरी चार्जिंग दोनों की जा सकती है। एसी में धारा का घनत्व जो है परिवर्तित होता रहता है। धारा के करंट के मान पर निर्भर करता है धारा का घनत्व, जिसका फॉर्मूला होता है J बराबर आई ए। आई यहाँ पर करंट को और ए जो है एरिया को डिनोट करता है, यानी कि इसकी इकाई क्या होगी, एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन जो डीसी करंट है, डीसी में जो है धारा का घनत्व जो है नियत रहता है, धारा का घनत्व बदलता नहीं है। आगे क्या है, तार में इंसुलेशन की आवश्यकता ज्यादा होती है एसी में समान मान पर, लेकिन एसी पे डीसी में तार पर इंसुलेशन की आवश्यकता कम होती है। एसी में अधिक मान का विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है, 11 किलो वोल्ट का। डीसी में जो है कम मान का विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। और समान मान पर जीवन रक्षा की दृष्टि से एसी कम खतरनाक है, समान मान पर जीवन रक्षा की दृष्टि से डीसी अधिक खतरनाक होती है। ठीक है, एसी से आदमी फिर भी बच जाता है, लेकिन डीसी का अगर करंट लग गया किसी को तो बचना मुश्किल होता है। एसी में जो मशीन है उच्च क्षमता की होती है तथा उसमें मरम्मत की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, लेकिन डीसी में जो है कम क्षमता की होती है और देखरेख महंगा होता है, यानी कि जो मरम्मत कार्य है उसका वो महंगा होता है। और क्या पढ़ा था हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़े थे। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था साइन वेव। साइन वेव क्या होता है, जया तरंग। प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के कला कोणों के जया मान का समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र। ये कौन सा अक्ष है, समय अक्ष है। ठीक है, टाइम वाला अक्ष है। और ये है एम्पलीट्यूड यानी कि मान वाला अक्ष है। समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र ही जया वक्र कहलाता है, जया तरंग कहलाता है। और प्रत्यावर्ती राशियों हेतु जया तरंग को ही आधार लिया जाता है। जब भी हम पढ़ेंगे साइन वेव के बारे में ही पढ़ेंगे एसी में, और जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो भी साइन वेव से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है कि ये जीरो पर होती है। यहाँ पर पाई का एंगल यानी कि 180 डिग्री का एंगल होता है। इसके जो बीचों बीच होता है ये 90 डिग्री का एंगल पे होता है। कितने पे, 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, ये 360 डिग्री के एंगल पे होता है। ठीक है, आगे क्या है, चक्कर, साइकिल क्या होता है,
क्या साइकिल क्या होता है? प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन को चक्कर कहते हैं। यानी कि एक बार प्लस से एक बार माइनस से होकर जो गुजर जाए, यानी कि ये देखिए ये जो है ये पूरा एक चक्कर कहलाता है। और ये कितने डिग्री पर होता है? 360 डिग्री पर। कितने पर? 360 डिग्री पर। ठीक है, 360 डिग्री पर, यानी कि 2 पाई में पूर्ण हो जाता है एक चक्कर। यहाँ पर पॉजिटिव में होगा और यहाँ पर ये नेगेटिव में होगा। प्रत्येक राशि धारा या वोल्टेज जो है अपने एक चक्कर में 2 बार शून्य से होकर गुजरती है। देखिए एक बार जो है कोई भी राशि होगी, चाहे वोल्टेज होगी चाहे करंट होगी, वो 2 बार शून्य से होकर गुजरती है अपने एक चक्कर में। आगे क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्कर की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी कि एक सेकंड में जो है एसी करंट में कितने चक्कर लगाता है करंट या वोल्टेज जो है, ये एक सेकंड में लगभग 50 चक्कर लगाती है इसमें भारत के अंदर। ठीक है, और यूएसए में ये 60 चक्कर लगाती है। आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है या फिर चक्कर प्रति सेकंड, साइकिल पर सेकंड होता है। आवृत्ति को मापने के लिए आवृत्ति मीटर का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति को क्या होता है? आवृत्ति जो है टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एफ समानुपाती, एफ बराबर 1/t होती है। एफ बराबर 1/t। टी क्या होता है? टी होता है पीरियडिक टाइम, यानी कि आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक संपूर्ण चक्र को पूरा होने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक संपूर्ण चक्र को पूरा होने में, यानी कि मान लीजिए ये एक चक्कर होया है, तो इस चक्कर को पूरा होने में कितना टाइम लगा है उसको कौन दर्शाता है? पीरियडिक टाइम। इसका आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। टाइम को सेकंड में डिनोट करते हैं। और आवर्तकाल जो है टी बराबर 1/f होता है, यानी कि 1/फ्रीक्वेंसी होता है। आगे क्या पढ़ा था? एम्पलीट्यूड पढ़ा था। एम्पलीट्यूड क्या होता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा में अपने अक्ष से, अक्ष कौन सा इसका? अक्ष है ये, अपने अक्ष से अधिकतम मान तक की दूरी आयाम कहलाती है। अधिकतम मान यानी ये वाला मान, और जो इसके बीच की दूरी है इसको क्या कहेंगे? आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ा था तात्क्षणिक मान, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? किसी भी तरंग के प्रत्येक क्षण के सापेक्ष लिया गया तात्क्षणिक मान कहलाता है। यानी कि किसी भी समय, क्या किसी भी क्षण जो है इसका एसी का हम मान लेते हैं, उसको कौन सा मान कहते हैं? तात्क्षणिक मान कहते हैं। मान लीजिए 90 डिग्री, ये मैंने 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर इसका मान लिया तो उसको क्या कहेंगे? तात्क्षणिक मान कहेंगे। इस एंगल पर लिया उसको भी तात्क्षणिक मान। हर क्षण पर जो भी हम मान इसमें मान लेंगे ना उसको तात्क्षणिक मान कहते हैं। शिखर मान क्या कहता है? पीक वैल्यू। प्रत्यावर्ती राशि में धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है। यानी कि जो ये वाला मान होता है ये पॉजिटिव में शिखर मान है, और ये जो है ये नेगेटिव में शिखर मान होता है। इसको क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। और आरएमएस मान के बारे में पढ़ा था, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, वर्ग माध्यम मूल। ठीक है, प्रत्येक धारा प्रत्येक क्षण प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक क्षण अपने मान को परिवर्तित करती रहती है, बिल्कुल करती है। अतः मापन एवं गणना हेतु जो है आरएमएस मान का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये एक साइन वेव है, ये हर समय अपना मान बदल रही है और दिशा भी बदल रही है। तो हम कैसे पता करेंगे कि क्या इसका असली मान है? वो हम आरएमएस मान से ही पता करते हैं। आरएमएस मान जो है मापन एवं गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। आरएमएस मान जो है प्रत्यावर्ती धारा का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितने की समान समय में डीसी उत्पन्न करे। जो आरएमएस मान है ये ऊष्मा स्थानांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मा स्थानांतरण के आरएमएस मान को प्रभावी मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी मान। आरएमएस मान को प्रभावी मान भी कहते हैं। वास्तव में यह मान एसी के तात्कालीन मानों का वर्ग करके औसत निकाला जाता है। इसका मान क्या है? आई आर एम एस बराबर 0.707 इंटू आई एम, यानी कि आई आर एम एस क्या होता है? आई एम का क्या मतलब है यहाँ पर? मैक्सिमम करंट। ई आर एम एस यानी कि आर एम एस वोल्टेज, 0.707 इंटू मैक्सिमम वोल्टेज। याद रखना पड़ेगा आप सभी को ये। ठीक है, आगे क्या है? औसत मान, यानी कि एवरेज वैल्यू। किसी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान जो है डीसी के उस मान के बराबर होता है जिससे किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती राशि के समकक्ष आवेश स्थानांतरित होता है। क्या होता है? आवेश स्थानांतरित होता है। एवरेज वैल्यू जो है, ये एवरेज जो मान है ये आवेश स्थानांतरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका मान कितना होता है? आई एवरेज बराबर 0.637 इंटू आई एम, यानी कि मैक्सिमम करंट। ऐसे ही वोल्टेज होती है। शिखर गुणांक, पीक फैक्टर क्या होता है?
क्रेस्ट फैक्टर प्रत्यावर्ती राशि का अधिकतम मान यानी कि IM, तथा प्रभावी मान का अनुपात, प्रभावी मान क्या है IRMS, इसको शिखर गुणांक कहते हैं। कल मैंने इसको आपको पूरा सोल्व करके दिखाया था, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कल वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि जो भी मैं आज आपको ये बता रहा हूँ ये आप विस्तार में पढ़ सके। पीक फैक्टर का मान होता है 1.414। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1.414 कैसे आया, कल वाली वीडियो आप देख लीजिए। आगे क्या है फेज क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तथा वोल्टता का मान एवं प्रवाह की जो दिशा है एक नियत दर पर परिवर्तित होती रहती है, बिल्कुल होती रहती है। अतः किसी भी पल उसकी दिशा ही, यानी कि जो उसकी दिशा है उसी को कला फेज कहा जाता है। ठीक है, और ये 3 तरीके के होते हैं। इन फेज हो गया जैसे जब 2 प्रत्यावर्ती राशियां धारा तथा वोल्टेज साथ साथ घटती तथा बढ़ती हुई एक ही समय अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है, तब वह राशियां एक दूसरे के सापेक्ष इन फेज होती हैं। जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज है, ठीक है, एक मिनट, और ये करंट है, ये वोल्टेज है और ये करंट है। ये एक ही समय पर अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रही हैं, एक ही समय पर अपने न्यूनतम मान को प्राप्त कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों राशियां जो है इन फेज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? इन फेज कहलाएंगी। आउट ऑफ फेज क्या होता है, जब 2 प्रत्यावर्ती राशियां एक दूसरे के सापेक्ष कुछ अंश आगे अथवा पीछे रहते हुए घटती या बढ़ती है, आउट ऑफ फेज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो ये राशियां हैं कुछ ना कुछ आगे पीछे होते हुए चल रही हैं। क्या? कुछ ना कुछ आगे पीछे होकर चल रही है, इन फेज नहीं है, उसको क्या कहेंगे? आउट फेज। यहाँ पर जो थीटा का मान होगा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो यहाँ पर थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री होगा। कितना? 0 डिग्री होगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 40, 50, 60, 70, 80 कुछ भी हो सकता है। एंटी फेज में क्या होता है? क्या होता है एंटी फेज? यदि दोनों प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 180 डिग्री का फेज अंतर हो तो उन्हें एंटी फेज कहा जाता है। इसका वक्र कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यानी कि जब मान लीजिए वोल्टेज है और ये करंट है, जब वोल्टेज पॉजिटिव में थी तो करंट नेगेटिव में था, जब करंट पॉजिटिव में आया तो वोल्टेज नेगेटिव में चली गई। इन दोनों के बीच में जो है 180 डिग्री का फेज अंतर होगा, यानी कि यहाँ थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एंटी फेज बोलते हैं, एंटी फेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कल हमने इतना पढ़ लिया था, अब हम आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे की क्लास क्या है? लीडिंग लैगिंग यूनिट्स। लीडिंग या फिर लैगिंग यानी कि पश्चगामी व अग्रगामी क्या होता है? जहां 2 प्रत्यावर्ती राशियां में एक प्रत्यावर्ती राशि जो है अपने पहले शिखर मान पर पहुंचे उसको क्या बोलते हैं? अग्रगामी राशि कहते हैं, यानी कि लीडिंग कहते हैं। और जब 2 प्रत्यावर्ती राशियों में वह प्रत्यावर्ती राशि जो बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे उसे क्या कहेंगे? लैगिंग यूनिट्स, यानी कि पश्चगामी यूनिट्स। इसका ग्राफ कैसे बनता है ये देखिए। मान लीजिए क्या है? वोल्टेज और करंट क्या है? एक मिनट, और ये क्या है? ये है करंट। यहां पर क्या है? यहाँ वोल्टेज आगे चल रही है, यानी कि वोल्टेज ने तो अपना शिखर मान यहाँ पर प्राप्त कर लिया, और करंट ने कब किया? करंट ने जो है अपना शिखर मान यहाँ पे प्राप्त किया। तो इसका मतलब जो है वोल्टेज आगे चल रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? वोल्टेज अग्रगामी है और करंट जो है पश्चगामी है। ठीक है दोस्तों, लीडिंग लैगिंग आपको समझ आ गया। जोन सी राशि जो है आगे चलेगी उसको लीडिंग कहेंगे, यानी कि अग्रगामी। जोन सी भी पीछे चलेगी उसको कहेंगे लैगिंग, यानी कि पश्चगामी। यहाँ पर करंट पीछे चल रहा है। जोन सा भी राशि है ना पहले अपने शिखर मान पर पहुंच जाएगी उसको हम लीडिंग कहेंगे। ठीक है, लीडिंग यूनिट्स। आगे क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एकांक समय अंतराल के सापेक्ष कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहा जाता है। क्या कहना चाहता है ये? देखिए यहां पर मान लीजिए हर समय क्या कहता है, एक समय एकांक समय अंतराल के पश्चात, यानी कि एक समय अंतराल के बाद कोणीय विस्थापन। मान लीजिए कोण है, जो ये कोण है यहां से यहां तक आ गया, यानी कि इसका जो एंगल है पहले ये था, अब इसका एंगल ये आ गया, थोड़ी देर में ये एंगल बन जाएगा इसका, थोड़ी देर में ये एंगल बन गया, फिर ये 360 डिग्री का एंगल बन गया। इस विस्थापन को ही कोणीय वेग कहा जाता है। क्या? जो ये विस्थापन हुआ है कोण का, इसी को हम
कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। अब इसे क्या है, ओमेगा से दर्शाते हैं। क्या ओमेगा, क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। ओमेगा से दर्शाते हैं तथा इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। देखिए आप सभी को पता है ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई एफ। 2 पाई एफ। एफ क्या होता है, एफ को हमने पढ़ा अभी, 1/t होता है, 1/t होता है। अब एफ का मान यहाँ पे रखेंगे, क्या आएगा, 2 पाई। एफ का मान रखेंगे 1/t, तो क्या बन गया, ये रेडियन हो गया। 2 पाई को क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। और नीचे टाइम है, टाइम को क्या बोलेंगे, सेकंड। ये क्या बन गया, रेडियन प्रति सेकंड। क्या मात्रक बन गया इसका, रेडियन प्रति सेकंड। 2 पाई को क्या बोलते हैं, रेडियन। उम्मीद आप सभी को एंगुलर वेलोसिटी समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है, रिएक्टेंस, प्रतिघात। हमने अपने इंडक्टर और कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा है कि प्रतिघात क्या होता है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसको। ऊर्जा को संग्रहित करने वाले विद्युत अवयव। ऊर्जा को कौन संग्रहित करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर जो है अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं। जो धारा अथवा वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्या है, धारा का विरोध कौन करता है, इंडक्टर। और वोल्टेज का विरोध कौन करता है, वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध कौन करता है, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर जो विरोध करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या कहते हैं, एक्स। इसको रिएक्टेंस को किससे दर्शाया जाता है, रिएक्टेंस को दर्शाया जाता है एक्स से। और एल किसको दर्शा रहा है, इंडक्टिव को। और सी यहाँ पर कैपेसिटिव को दर्शा रहा है। एक्सएल का मान क्या होता है, ओमेगा एल। क्या, ओमेगा एल, यानी कि 2 पाई एफ एल। ओमेगा का मान हम सभी को पता है 2 पाई एफ होता है। ओमेगा का मान 2 पाई एफ होता है। ठीक है, एल को रख देंगे यहाँ पे, इसलिए एक्सएल का मान क्या बन जाएगा, 2 पाई एफ एल। और एक्स सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। 1/ओमेगा सी होता है। अब ओमेगा का मान रख देंगे 1/में, 2 पाई एफ सी बन जाएगा। 2 पाई एफ सी बन जाएगा। आ गया समझ, रिएक्टेंस प्रतिघात क्या होता है। अब इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस होता है प्रतिबाधा। यह प्रतिरोध तथा प्रतिघात का सदिश योग होता है। कैसा, वेक्टर योग होता है, सदिश योग होता है। ठीक है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तथा इसे किससे निरूपित करते हैं, जेड से। इसे किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, जेड से। प्रतिबाधा, और होती क्या है प्रतिबाधा, किसी एक सर्किट में, मान लीजिए कोई एक सर्किट है, उसमें रजिस्टेंस भी लगा हुआ है, उसमें इंडक्टर भी लगा हुआ है, और उसके अंदर कैपेसिटर भी लगा हुआ है। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, प्रतिबाधा कहेंगे। देखिए जो रेजिस्टेंस के अंदर आर होगा उसको तो हम आर से निरूपित करते हैं। जो इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होगा उसको हम एक्सएल से निरूपित करते हैं। जो कैपेसिटर होगा उसको किससे निरूपित करेंगे, एक्स सी से निरूपित करेंगे। अब इस टोटल को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिबाधा का यूज करते हैं। और उसको किससे निरूपित करते हैं, जेड से। इसका सदिश योग ही ये होता है। ठीक है, प्रतिबाधा कहलाती है। देखिए जेड बराबर √r², यानी कि रेजिस्टेंस प्लस x², या फिर ये x² में हम लिख सकते हैं एक्सएल का मान और XC का मान। ठीक है दोस्तों, एक प्रतिबाधा समझ आ गया होगा। पूरे एक सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, इम्पीडेंस, यानी कि प्रतिबाधा कहा जाता है, पूरे सर्किट के प्रतिरोध को। ठीक है, और एक चीज और है इसमें, जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है आर वाला, उसमें क्या होता है, आर का मान क्या होता है, आर का मान होता है V/I। ये कब होगा, जब रेजिस्टेंस वाला सर्किट होगा। अब मान लीजिए ये सर्किट है, इस सर्किट में इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। यहाँ पर टोटल आर का मान क्या होगा, अगर VI को निकालेंगे तो यहाँ से हम जेड का मान निकालते हैं, किसका, जेड का मान। और जेड का मान भी क्या होता है, V/I। V/I, आर बराबर V/I। जिस प्रकार आर होता है उसी प्रकार जेड होता है, इसका मात्रक सेम होता है, ओम होता है। और बस इसको निरूपित जेड से करते हैं। ठीक है, उम्मीद आप सभी को समझ आ गया होगा। प्रतिघात और प्रतिरोध का जो है सदिश योग होता है प्रतिबाधा। ठीक है, और जेड से इसको निरूपित किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, चालकत्व, यानी कंडक्टेंस क्या होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। किसके, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं, जी से। जी से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, महो। क्या, महो, नया शब्द आपके लिए, महो या फिर प्रति ओम।
प्रति ओम, तो ये सीधा ही बन गया। देखिए हम सभी को पता है जी जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के, ठीक है। यहां से क्या आ गया, जी बराबर 1/r। प्रति ओम तो यहीं से बन गया प्रति ओम, इसका मात्रक। और जो मोह है, मोह को कैसे लिखा जाता है, ओम को तो ऐसे लिखा जाता है, और मोह को इस तरीके से लिखा जाता है, उल्टा कर देते हैं ओम का। ओम को उल्टा कर देंगे तो मोह बन जाएगा, ठीक है। और कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है। और होता है अनुकार्यता। आगे क्या है, अनुकार्यता यानी कि ससप्टेंस। ससप्टेंस क्या होता है, प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुकार्यता कहते हैं, यानी कि ससप्टेंस किसके, प्रतिघात यानी कि एक्सएल या फिर एक्सी, प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है, अनुकार्यता यानी कि ससप्टेंस। तथा इसे किसे, बी से निरूपित किया जाता है, किसे, बी से निरूपित किया जाता है। बी क्या होता है, बी बराबर बी व्युत्क्रमानुपाती 1/x, बी व्युत्क्रमानुपाती 1/x होता है। इंडक्टिव ये भी दो प्रकार का होता है, जैसे रिएक्टेंस जो है दो प्रकार का होता है ना, उसी प्रकार ये ससप्टेंस भी दो प्रकार का होता है, इंडक्टिव ससप्टेंस और कैपेसिटिव ससप्टेंस। ससप्टेंस को किससे लिखते हैं, बी से। बी एल यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव हो गया, सी यहाँ पर कैपेसिटिव हो गया। बी एल बराबर 1/xl हो गया, बी सी बराबर 1/xc हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। और जो यहाँ पर एक्सएल का भी मान रख सकते हैं, एक्सएल का मान क्या होता है, 2πfl, यानी कि यहाँ पर बीएल का मान क्या बन गया, 1/2πfl बन गया। और बीसी का मान क्या बनेगा, एक्ससी का मान रखें, एक्ससी का मान क्या होता है, 1/2πfc। ये एक तो नीचे रह गया, ऊपर चला जाएगा 2πfc। बीसी का मान क्या बनेगा, यहाँ से 2πfc बन गया बीसी का मान यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बीएल का 1/2πfl और बीसी का 2πfc। एक्सएल और बीएल का जो है एक दूसरे के अलग अलग है। उम्मीद आप सभी को ससप्टेंस समझ आ गया होगा। ससप्टेंस आगे क्या है, प्रवेश्यता यानी कि एडमिटेंस। प्रवेश्यता एडमिटेंस, प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवेश्यता कहते हैं। प्रतिबाधा को अभी हमने समझा, जेड से निरूपित करते हैं, और इसको उसका व्युत्क्रम क्या होता है, प्रवेश्यता। तथा इसे किसे, वाई से दर्शाते हैं, किसे, वाई से दर्शाया जाता है। प्रवेश्यता का जो मात्रक है वो मोह या फिर प्रति ओम होता है, मोह या फिर प्रति ओम होता है। वाई व्युत्क्रमानुपाती 1/जेड के होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है, मोह या फिर प्रति ओम होता है। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। वाई बराबर में 1/, जेड का मान हम सभी को पता है क्या होता है, r² प्लस में x²। अभी हमने सबने देखा था y बराबर 1/z, यहाँ पर अगर z का मान रख दें तो r² प्लस x² बन गया। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y बटा में 1/r², एक मिनट, 1/r² प्लस 1/x का स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक का जो स्क्वायर है वो भी 1 होता है, और एक किसका रूट होगा, एक का रूट 1 ही होगा, ठीक है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। अब आगे अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो y बराबर, अभी हमने देखा 1/r, जी का मान क्या होता है, जी का मान 1/r होता है, बिल्कुल होता है, अभी हमने देखा है। तो हम 1/r का मान यहाँ क्या रख सकते हैं, जी रख सकते हैं, जी का स्क्वायर प्लस 1/x का मान हमने क्या देखा अभी यहाँ, 1/x यानी कि b यानी कि ससप्टेंस। ससप्टेंस उल्टा होता है, ससप्टेंस का मान क्या होता है, 1/x होता है। अब अगर हम 1/x का मान यहाँ रख दे, क्या बनेगा, b²। यहाँ क्या निकल के आ गया, y का मान, y का मान निकल के आ गया रूट में g² प्लस b²। आगे समझ दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, एडमिटेंस यानी कि प्रवेश्यता। प्रवेश्यता, इससे हम क्या समझते हैं, प्रवेश्यता जो है चालकता और अनुकार्यता यानी कि ससप्टेंस का सदिश योग होता है। क्या, एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है, चालकता और अनुकार्यता का सदिश योग क्या कहता है, एडमिटेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे क्या कहते हैं,
विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की इसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, जो है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध हमने पढ़ा है, विशिष्ट प्रतिरोध को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको और क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम बोल सकते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या बोल सकते हैं? रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रजिस्टिविटी बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिविटी। क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिविटी। किसको बोल सकते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। अब ये उल्टा किसका होता है? उल्टा होता है, इसको क्या सिग्मा से निरूपित करते हैं? किसे? सिग्मा से। लिखा कैसे जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है। ये क्या होता है? सिग्मा। इसको कहते हैं सिग्मा। और ये किसका साइन है? ये है रजिस्टिविटी का। इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। इसको कहते हैं रो। सिग्मा व्युत्क्रमानुपात किसका होता है? रो के। रो के। ठीक है, अगर हम अब इसे सोल्व करते हैं आगे, देखना हमने क्या पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है आर बराबर रो एल बटा ए। यहाँ रो का मान क्या आ जाएगा? रो का मान आ जाएगा, ये जो ए है आर के पास चला जाएगा, आर ए बटा में एल जो है ये इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि यहाँ से रो का मान क्या आ गया? आर ए बटा एल आ गया। अगर हम ये रो का मान जो है यहाँ पर रख दें तो क्या बनेगा? सिग्मा बराबर में रो का मान रखिए, रो का मान बनेगा आर ए, जो ये एल है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या था? कुछ भी था, एक था। क्या बन गया? रो का मान एल बाय आर इंटू ए। एल यहां पर लेंथ को दर्शा रहा है, ए यहां पर एरिया को, आर यहां पर रेजिस्टेंस को दर्शा रहा है। ठीक है, रो का मान यहां से क्या बन गया? ए एल बटा में आर इंटू ए। एल बटा में आर इंटू ए। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ? सिग्मा भी आसान है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमने अभी किस किस का उल्टा पढ़ा है। देख, रेजिस्टेंस का पढ़े हमने उल्टा। क्या होता है रेजिस्टेंस का उल्टा? कंडक्टेंस। आर का आर व्युत्क्रम होता है 1/जी, ये पढ़े हमने, आर बराबर 1/जी। और क्या पढ़ा? रिएक्टेंस का उल्टा। रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है? ससेप्टेंस, 1/बी। और क्या पढ़े हमने? इम्पीडेंस यानी कि प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का उल्टा क्या होता है? प्रवेश्यता। क्या? प्रवेश्यता, 1/वाई। जेड बराबर 1/वाई। ठीक है, और क्या पढ़ा? और पढ़ा है रो बराबर में 1/सिग्मा। रो बराबर 1/सिग्मा। हमने इन चारों का कंपेयर किया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हमें याद रखना पड़ेगा। पूरे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में काम आने वाली चीजें है ये। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक होता है, ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो आगे का पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई हरियाणा ALMS की तैयारी कर रहा है उसके पास हमारी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।